आदाब। आज एक नया शो लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने नाम न्यूज पर। शो के दो हिस्से हैं। एक नेशनल पॉलिटिकल सीन में है और दूसरा आर्मी मंजरनामे से मुतालिक है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बहुत सारी धमकियां दी हैं, किसको किसको दी हैं, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। जबकि कौमी असम्बली में दो वाकयात हुए हैं, उन पर भी बात करना बहुत जरूरी है। पहले चूंकि हमारी जो कौमी जिंदगी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मसाइल से में घिरी हुई है, उस पर पहले बात कर लेते हैं ताकि उसमें लोगों को बता सकें कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, जब से 18वीं तरमीम हुई है, आइन में शामिल हुई है, उसके बाद से नून लीग को मसाइल हैं। ये जब पीपल्स पार्टी का पहला दौर हुकूमत था 2008 वाला, उसमें इस तरमीम का रूल डाला गया था। 2010 में ये तरमीम मुकम्मल हुई और तमाम जमातों के साथ मुशावरत करके वो जो एक कमेटी बनी थी नज़र रब्बानी की क़यादत में, तो तमाम जमातों के साथ मुशावरत करके ये तरमीम की गई थी। उसके बाद नून लीग के आबिद शेर अली और उस वक्त ख्वाजा साहब रफीक वगैरह और कुछ और लोग जो है, उन्होंने इन पर तनकीद शुरू कर दी और उन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम तो सूबों के लिए ठीक नहीं है, वफाक के लिए ठीक नहीं है, वफाक का सारा कुछ चला गया। अब ये उस वक्त से तनकीद चली आ रही है। फिर उसके बाद जब पीटीआई आई तो पीटीआई ने भी बड़ी कोशिश की कि 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया जाए और उसके लिए इमरान खान ने तो बाकायदा लॉबिंग भी की। फवाद चौधरी ने कहा इसको रोल बैक करना पड़ेगा, फिर असद उमर इसके खिलाफ थे। असल में जो प्रॉब्लम है वो हम जमहूरियत को समझते नहीं है। हम जो बतौर कौम, हमारा मसला ये है कि हम सियासत में हो, सहाफत में हो या किसी और जगह, एक तो हम अपना मफाद देखते हैं, मुल्क का मफाद नहीं देखते। दूसरा ये कि हम चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं। सोचने समझने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने तजुर्बात से भी नहीं सीखते। मिसाल के तौर पर मरकज के पास रहा 18वीं तरमीम तो अब 2008 में आई ना, मामला मरकज के पास रहा उससे पहले 65-68 साल। क्या हुआ? हमारा तो मुल्क तो मुसलसल पीछे गया। 18वीं तरमीम आने के बाद सूबे जरा खुशहाल हुए और लोगों को हुकूक मिलना शुरू हुए। 18वीं तरमीम से पहले बहुत सारी जो है बलूचिस्तान से बहुत सारी खबरें आती थी, लेकिन 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान को मजबूत किया। उसी तरह सिंध में बहुत सारी शिकायत आती थी, मजबूत किया पाकिस्तान ने को उसने। और पख्तूनख्वा से भी आती थी, एएनपी और नेशनलिस्ट फोर्सेज जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज उठाती थी, वो भी मुतमईन हो गए और फिर सूबों को शनाख्त मिल गई। बलूचिस्तान में जो है वो एक बहुत बड़ा मसला हल हुआ और वो इसी तरमीम के जरिए हल हुआ। वो एनएफसी में हुआ, लेकिन 18वीं तरमीम उसकी बुनियाद बनी। हुआ बलूचिस्तान का शुरू से एक ये मुतालबा था कि जो वफाकी वसाइल हैं उनकी तकसीम जो है वो डिविजिबल पूल से जो होती है वो दो बुनियादों पर हो, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। उनका ये मौकफ था बलूचिस्तान का, और मौकफ बिल्कुल ठीक था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 60% है रकबे के एतबार से तकरीबन, जबकि पंजाब पाकिस्तान का 60% है आबादी के एतबार से। तो उनका ये कहना था कि हमारी चूंकि आबादी कम है और रकबा हमारा गिरा नहीं जाता, तो उस वजह से हमें वसाइल में हिस्सा नहीं मिलता प्रॉपर। अच्छा, फिर उनका था वसाइल पर हिस्सा जो है उनका ये था कि जो कुदरती वसाइल हैं ये दुनिया भर में होता है। जर्मनी की मिसाल हमारे सामने है, वहाँ ऑयल कोई भी कुदरती वसाइल का मामला हो वहाँ की ऑलमोस्ट बल्दियाँ ही डील करती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया डील करती है। और बाकी दुनिया में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन रियासतें फिर अपने अपने यहाँ एक निज़ाम बनाती हैं जिसके जरिए फिर वो डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट और वो मुल्क वो फिर कोलैबोरेट करके चलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये था कि गैस निकलती थी बलूचिस्तान से और निकालता था मरकज। हालांकि इसमें कैपेसिटी का इशू भी था, लेकिन बहरहाल ये चलता रहा। तो बलूचिस्तान की ये बात मान ली गई और वसाइल में भी उनका हिस्सा तस्लीम कर लिया गया। उसके बाद एनएफसी अवार्ड में डिविजिबल पूल से में जो तकसीम होने होते थे वसाइल, फंड्स तकसीम होने होते थे, वो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बुनियादों पर यानी रकबे और आबादी के एतबार से करना लगे। तो उसके बाद ये मसला हुआ। अच्छा, फिर फाटा के लिए 2% हिस्सा अलग से होता था। फाटा में दहशतगर्दी बढ़ी
तो इमरान खान ये मुतालबा करने लगे कि तमाम सूबे जो हैं वो अपने वसाइल से काट कर फाटा के लिए दें। हालांकि सूबे नेशनल सिक्योरिटी में अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। सूबों ने कहा कि हम क्यों दें, इसलिए कि पख्तून आबादी जो कबाइल की है वो कराची में बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में है, पंजाब में है, लाहौर में है, और जगहों पर है, रावलपिंडी में, या शहर का आधा हिस्सा पख्तून कल्चर के असर जेर असर लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, हम नहीं देंगे सूबे। इमरान खान ये कहते रहे, उस पर फिर रोल बैक करने की धमकियां भी दी गई। और उसके बाद फिर जब इस्लाहात हुई तो फाटा का मर्जर हो गया, और फाटा का वो जो फंड था 2% वसाइल में हिस्सा, वो खैबर पख्तूनख्वा में चला गया, और अब फाटा शिकायत करता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी शिकायत और ये हमारे रवैयों की वजह से। अब गुज़िश्ता रोज इस पर बात होती रहती है, हमेशा कोई ना कोई नून लीगी वजीर जो है वो मामला उठाता है। राना तनवीर बहुत मुखालिफ हैं 18वीं तरमीम के, लेकिन ख्वाजा आसिफ चूंकि पार्लियामानी लीडर हैं, गुज़िश्ता रोज वो कौमी असम्बली में बहस के लिए खड़े हुए, जो गुल प्लाजा कराची में आग लगी उस पर, और उन्होंने अपनी बहस के लिए निपटाया, और उस निपटाते अपनी तकरीर को ले गए 18वीं तरमीम की तरफ। और उन्होंने कहा कि ये कैपेसिटी का इशू है, तो ये बल्दियात का इशू है, तो हम ये ढकोसला साबित हुई ये तरमीम जो है 18वीं तरमीम। पीपल्स पार्टी इस तरमीम की खाली के, आइन की भी खाली के, तो पीपल्स पार्टी का गुस्सा होना बनता है। और मैं जाती तौर पर भी सूबों को जितनी ज्यादा माली खुद मुख्तारी दी जा सके, मैं उसका हामी हूँ, वसाइल में भी और फैसला साजी में भी, क्योंकि सूबों का फिर मरकज पर एतबार बढ़ता है, आवाम का मरकज पर एतबार बढ़ता है। ये मैंने दुनिया घूमी है, मैंने कई जगहों की स्टडी की है। तो मरकज जो है अगर ज्यादा मजबूत होगा तो सूबे उससे नाराज होंगे, मरकज जो है वो एक होगा एडजस्टिव, और सूबे ज्यादा मजबूत होंगे, सूबे जितने मजबूत होंगे उतना वो मरकज के साथ ज्यादा जुड़ेंगे। और पाकिस्तान में तो अब हालात भी ऐसे हैं कि मरकज के साथ सूबों का जुड़ना बनता ही है दहशतगर्दी के खिलाफ। बहरहाल अब ख्वाजा आसिफ की तकरीर के जवाब में आज नवीद कमर खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि आपको फेडरलिज्म का क्या पता, आपको जमहूरियत का क्या पता, फॉर दैट मैटर। और उन्होंने कहा कि जी जितने सूबे मजबूत करेंगे उतने मरकज मजबूत होगा, और ये हो रहा है। क्योंकि मैं सिंध से हूँ, पैदाइश मेरी हैदराबाद की है, मैं पूरे सिंध को जानता भी हूँ, और सिंध में मेरे अभी भी रूट से आता जाता भी हूँ, सारी पढ़ाई लिखाई सारी सिंध की है। 18वीं तरमीम के बाद जितनी खुशी मैंने सिंधियों में देखी पाकिस्तान के हवाले से, जितने सिंधी जो बहुत सारी चीज़ों पर तनकीद करते थे सिंधी भाई, और मैं खुद भी अपने आप को पंजाबी स्पीकिंग सिंधी कहता हूँ, वो एक यूँ समझिए कि एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और सिंधी भाई जो हैं वो हमारे पाकिस्तान पर ज़्यादा यकीन रखने लगे, और पाकिस्तान से शिकायत उनकी कम होने लगी। सियासी जो क़यादत है उसके बारे में शिकायत और चीज़ होती है, पाकिस्तान से अब वो उतनी शिकायत नहीं करते, निज़ाम से शिकायत करते हैं। इसको अलग अलग समझने की जरूरत होती है। नवीद कमर साहब ने आज खड़े होकर फिर उन्होंने 70 की भी बात की, बांग्लादेश की अलहदगी की बात की, उन्होंने 1 यूनिट की भी बात की, और खूब लताड़ा ख्वाजा आसिफ को। और उन्होंने उनका राइटली सो उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि ये आपकी जाती राय नहीं हो सकती, हम इसको पार्टी राय लेंगे, क्योंकि एक वजह तो वो है जो मैंने आपको बताई कि मुख्तलिफ उजरा जो है वो 18वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो तबाह आजमाई करते रहते हैं, जैसे ढकोसला वगैरह करार देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप पार्लिमानी लीडर हैं नून लीग के, लिहाजा ये आपकी पार्टी पॉलिसी समझी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने खूब एक 6 मिनट 38 सेकंड की 37 सेकंड की तकरीर की उन्होंने, और मजे से उन्होंने, मतलब मजे से क्या, गुस्से में, माफ कीजिएगा, उन्होंने गुस्से में गुफ्तगू की, और नून लीग के आगे बहुत सारे सवाल रखे, और उन्होंने कहा कि क्या आप हमको धकेलना चाहते हैं दीवार के दूसरी तरफ। अब पीपल्स पार्टी तो वैसे भी थोड़ा सा इस कोशिश में है कि हुकूमत से अपना डिस्टेंस करे, क्योंकि हुकूमत के साथ जितना कोलैबोरेट करती है नेशनल असेंबली में, उसका उल्टा उसको नुकसान होता है। फिर जनाब उससे पहले राना तनवीर साहब ने कौमी असम्बली ही में किसी एक मामले में ये कह दिया था कि जनाब वो 18वीं तरमीम जो है उसका सूबों को कोई फायदा नहीं हुआ, फलाह नहीं हुआ, मरकज को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन शहर कामरान साहिबा खड़ी हुई, वो पढ़ती लिखती हैं, पढ़ी लिखी खातून है, सियासतदान है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ढकोसला जो है 18वीं तरमीम नहीं है। ढकोसला जो है वो ऑर्डिनेंस था जो आप सदर को एतमाद में लिए बगैर जारी किया था, और उसमें
सदर के दस्तखत भी एक इत्ता के मुताबिक फोर्स किए गए थे। तो उन्होंने कहा कि फिर जब हमने एहतजाज किया तो फिर आपको वापस लेना पड़ा। बहरहाल वो मामला तो अब आजम नजीर तारड़ ने सॉल्व किया। आज आजम नजीर तारड़ वो मिट्टी पाव पर रहते हैं, फायर फाइटिंग पर रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीपल्स पार्टी अगर दायरे से निकल रही है तो उसको खींच के वापस ले आए। वो वापस लेकर आए खींच के। उन्होंने कहा कि नवीद कमर साहब, आप हमारे भाई हैं, इत्तेहादी हैं, हम आपके बगैर कोई काम नहीं करेंगे। कानून साजी इसी ऐवान में होनी है। गो के 2 रोज पहले जिससे कानून साजी हुई उसमें मेरी अपनी भी रिजर्वेशन है कि आप हमेशा जब से आप इक़्तिदार में आए हैं, आप जो है वो सब चीजों को बुलडोज करके कानून साजी करते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने यकीन दिलाया, फिर पीपल्स पार्टी ठंडी हुई। लेकिन इसके बाद एक और अजब बात हुई। शाजिया मरी साहिबा ने एक बिल जमा कराया। अच्छा, उनके खदशात ये है कि जी ये अगर डिक्लेरेशन में हमारे असासे पब्लिक हो जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों को खतरा होता है। और इस बिल को पीटीआई, नून लीग, हर किसी ने इसकी हिमायत की और इस बिल को मंजूर कर लिया। अब ये सेनेट जाएगा। उस बिल में ये कहा गया है कि जी हमारे जो असासे हैं वो उनकी डिक्लेरेशन जो है वो उनकी तफसील उस वक्त मांगी जाए जब दी जाए या मांगे हमसे जब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली से इजाजत मिल जाए। यानी उन्हें पब्लिक का जो है ना वो हमारी इजाजत से किया जाए कि स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट तो हमसे बात करेंगे और फिर वो इजाजत देंगे तो फिर वो पब्लिक हो सके। ये एक अजीब मुझे बात लगी है। वैसे शाजिया मरी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वो मेरा बड़ा एहतराम करती है, लेकिन हम एक बात समझने की इस माशरे में कि जो कौमी असेंबली का नुमाइंदा है वो पब्लिक का नुमाइंदा है। अब आप गरीब आबादियों में जाकर देख लें, लेकिन प्रॉब्लम यह है पिछले कई सालों से सियासत बहुत महंगा खेल हो गई है। हमारा जो सियासी नुमाइंदा होता है, अवाम का नुमाइंदा होता है, वो अवाम का नुमाइंदा नहीं लगता, वो खवास का नुमाइंदा लगता है। वो महंगे महंगे सूट, महंगी महंगी गाड़ियां, फिर इसीलिए शादियों में होने वाले अखराजात पर तनकीद होती है। तो ये जरा इसको समझना चाहिए कि आप जो है वो एक शेर है, इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कबा देख। तो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या अरकान कौमी असेंबली और सेनेट हो, इन सबको अपना जो है ना आप गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी बंदे कबा देखनी चाहिए, अपना दामन देखना चाहिए। वो अवाम के नुमाइंदे हैं तो उन्हें अवाम का नुमाइंदा लगना चाहिए। सच बोलने से कोई किसी की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती। जो जितने दौलतमंद लोग हैं, मियां मंशा हैं, आसिफ जरदारी हैं और बेशुमार दौलतमंद लोग हैं ना, शरीफ फैमिली है, कितनी जिंदगियां खतरे में हैं। जो हुक्मरान बनता है उस पर अटैक होने की जरूर होती है, लेकिन ये नहीं है कि हर दौलतमंद की जिंदगी खतरे में होती है। तो कोई हर्ज नहीं है ना इनको। और फिर जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका इंटेंट देखा जाना चाहिए। उनका इंटेंट ये था कि सियासतदान अवाम का नुमाइंदा लगे। हम भी टैक्स भरते हैं, वो भी बताए क्या वो कितना टैक्स भरता है, कितने असासे हैं, और फिर करप्शन से उसका जो है ना वो ताल्लुक ना बने। अब सियासतदान पर करप्शन के इल्जाम इसीलिए लगते हैं कि सियासतदान अपने आप को अवाम का नुमाइंदा बनवाने, मुंतखब होने के बाद कहीं और प्लेस करते हैं। अब आते हैं नाज़रीन जरा दूसरे हिस्से की जानिब। आज अमरीकी सदर ने बड़ी धमकियां दी। एक तो गुज़िश्ता रोज एक वाकया सामने आया कि वो डिवोर्स के लिए उनका तैयारा जो था वो उनको बदलने की दरखास्त की गई, बल्कि से ये कहा गया कि वो डिवोर्स जो है ना वो दौरा मनसूख कर दें। और ये तासुर देने की कोशिश की गई है इसमें कि शायद उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, और फिर तैयारा कोई दूसरा तैयारा मंगवाया गया, उसमें वो डिवोर्स पहुंचे। लेकिन उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रिटेंड ये किया कि जैसे ईरान उन पर लाइफ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, और उन्होंने कहा कि अगर मेरी जिंदगी को कुछ हुआ तो ईरान को मलियामेट कर देंगे। ये एक धमकी, ये रवैया जाहिर करती है। वो जो कहते हैं ना दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, या शीशे के घर में बैठकर जब आप पत्थर मारते हैं तो फिर आपको ये खदशात भी लाक होते हैं। यही हो रहा है ट्रंप के साथ। फिर ग्रीनलैंड के मामले पर फ्रांस ने यूरोप की तरफ से बहुत ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि हम जो है वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो हम उस मुखालिफत में खड़े होंगे, हम डेनमार्क के साथ होंगे। डेनमार्क पर उसका राइट, डेनमार्क कहता है कि हमारा राइट है, ये हमारी ज़मीन है, हमारी सरजमीन है, हम इसको क्यों अमेरिका के हवाले करें। उसके साथ साथ आज कैनेडियन वजीर खारजा ने भी डिवोर्स में तकरीर करते हुए उसने अमेरिका को झंडी दिखा दी, और उन्होंने अमेरिका को दिखाया, उसका आईना दिखाया उनके वज़ीर आज़म ने। उसका उन्होंने बाद में तस्करा भी किया, लेकिन उन्होंने फ्रांस के सदर को भी ये धमकी दे दी कि अगर फ्रांस पास ना आया और हमारी मुखालफत तर्क ना की
तो रजीम चेंज हो सकता है। ये उनकी अल्फाज कुछ और थे लेकिन मतलब ये था, यानी आप अपने आप को दुनिया का बादशाह समझते हैं, आप ये समझते हैं कि जी आप चाहे जिस मुल्क में चाहे रजीम चेंज कर दें, ये नहीं चल सकता। फिर डिवोर्स फोरम में उन्होंने खिताब करते हुए और अजीब अजीब बातें कह दी। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड की हिफाजत हम उस पर नहीं कर सकते, लीज पर नहीं कर सकते, अब 200 साल से इसको खरीदने की कोशिश करें। क्या मुल्क बिकते हैं? हर मुल्क आपने इसराइल इसी तरह बनवाया ना कि फलस्तीनियों की जमीनें खरीदी इंडिविजुअल ने और ला के उन्होंने एक मुल्क खड़ा कर दिया। मुल्क ऐसे नहीं बनते, मुल्क एक प्रोसेस में बनते हैं। वो प्रोसेस जो है वो डेनमार्क के पास ने पूरा किया हुआ है। जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क की है, लेकिन चूंकि वो वसाइल से माला माल है, कुदरती वसाइल से माला माल है, तो अमेरिका की उसके ऊपर नजर है, जैसे तेल पर नजर है वेनेजुएला की। अब उन्होंने आज ये भी फरमाया कि यूरोप में कई जगह जो है वो नाकाबिल शिनाख्त हो गई हैं और यूरोप का रवैया ठीक नहीं है, यूरोप को इस्लाहात लानी चाहिए, यूरोप हमारा साथ देगा तो हम नेटो मालिक की हिफाजत कर सकेंगे, नहीं देगा तो हमें याद रहेगा। उनकी ये धमकियां जो है ये आलमी अमन के लिए तो खतरा है ही है, लेकिन ये यूरोप वर्सेस अमेरिका एक महाज खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने आप को अमेरिका का सब सर्वियंट नहीं जाहिर करना चाहते, नहीं साबित करना चाहते। इसलिए वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है उसके साथ डेनमार्क के साथ कोई किसी तसादुम से में ना पड़े और ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप में का हिस्सा रहे। अमेरिका का हिस्सा वो किसी सूरत बनता नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें याद रहेगा लेकिन कब्जा तो हम फिर भी कर लेंगे। वो कहते हैं मैं गुरेज करूं लेकिन कब्जा तो मैं किसी वक्त भी कर सकता हूँ। ये रवैया जो है अमेरिकी सदर का, किसी भी अमेरिकी सदर का, डोनाल्ड ट्रंप छोड़े, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि वो दुनिया की वाइस सुपर पावर है। और उसने आज कहा भी है अमेरिकी सदर ने कि मैं अमेरिका जो है वो दुनिया का इकोनॉमिक इंजन है। हालांकि और चीन उस पोजीशन को वैसे एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका अकेला इकोनॉमिक इंजन नहीं है। अगर अमेरिकी मसनूआत ही ना बिके दुनिया में, फिर अमेरिका कहाँ खड़ा होगा? दिफाई मसनूआत तो यूरोप भी बनाता है और जो दीगर मसनूआत है वो दुनिया भर में कहीं ना कहीं बनती हैं। अमेरिका बस इस वक्त जो पिछले कुछ अरसे से एक अजीब से पैरानॉय का शिकार है, और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप, और वो चाहते हैं कि दुनिया को एक जो है ना वो डंडी से आंका जाए। ये नहीं हो सकता। अगर आप जमहूरी हैं तो फिर आपको जमहूरी सोच के साथ चलना होगा। नवीद कमर ने जो कौमी असम्बली में बात की, उन्होंने ये कहा कि अवाम को सूबों के अवाम के मसाइल उनके पर्सपेक्टिव के जरिए ही आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह सदर ट्रंप जो है उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जो दुनिया के मसाइल हैं उनके डंडे से हल नहीं होंगे, ना उनकी सोच से हल होंगे। उन्हें आलमी सतह पर जो जितने भी मसाइल हैं, हर मुल्क का जो मौकफ है अपनी सॉवरेनिटी के हवाले से, उसको समझना होगा। उसको आप समझेंगे तो दुनिया तरक्की की तरफ जाएगी, क्योंकि यूरोप ये कहता है, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा और फ्रांस और बरतानिया वगैरह भी अब ये कह रहे हैं कि इस तरह मईशत दुनिया की जो है वो चंद हाथों में मरकूज हो जाएगी और गरीब आवाम जो है आवाम गुर्बत की में पिसते चले जाएंगे, और ये मॉडल ठीक नहीं है। यही समझने की जरूरत है। खुदा हाफिज।